सभी का वेलकम है ग्रामर सीरीज पार्ट 17 में। वीडियो की शुरुआत करूंगा अपने यूजुअल अंदाज के अंदर एक छोटा सा चैलेंज थ्रो करके। 5 क्वेश्चंस आपके सामने पार्टिसिपल्स के ऊपर। अगर आपने पार्टिसिपल्स को सीख लिया है, पांचों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब वो लोग जो सॉल्व नहीं कर सकते हैं उनके लिए इस पूरी वीडियो के बाद आप पांचों क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करेंगे। आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ इस चीज़ का। 20 आवर्स का ये टॉपिक है पार्टिसिपल्स का। हमने इसको आधे घंटे में समराइज़ करने की कोशिश की है। 6 घंटे मुझे खुद डिज़ाइन करने में लगते हैं इस वीडियो को, है ना। फोकस के साथ देखें। 20 आवर्स का टॉपिक आधे घंटे में आप भी सीख सकते हैं। सभी का फिर से वेलकम करता हूँ पार्ट 17 पार्टिसिपल्स बेसिक्स टू एडवांस एक ही वीडियो के अंदर। एक गुजारिश और करूँगा मैं, सीधे पार्ट 17 मत देखना, अपना वक्त ख़राब मत करना। पार्ट 0 से आना अगर आपको इंग्लिश और ग्रामर को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सीखना है तो। पार्ट 0 यहाँ पे रखा है चैनल पे, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना। पार्ट 0 से अपनी सीरीज़ को देखना शुरू करें अगर आप भरोसे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ सीखना चाहते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले पार्ट की जो कहानी हमने अधूरी छोड़ी थी, मैंने आपको जीरेंड बेसिक और एडवांस सब बता दिए, है ना। परफेक्ट जीरेंड क्या होता है, पैसिव जीरेंड क्या होता है, नॉर्मल जीरेंड क्या होता है। जीरेंड होते हैं जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर जाए, सब्जेक्ट बन जाए, ऑब्जेक्ट बन जाए, उसको जीरेंड बोलते हैं। अब देखो जीरेंड की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। इसकी एक बिछड़ी हुई बहन है पार्टिसिपल। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड ना बन रही हो और वर्ब ना बन रही हो तब वो बन जाती है एडजेक्टिव, है ना। क्या बन जाती है? एडजेक्टिव। तो इस एडजेक्टिव को, पार्टिसिपल को आगे बढ़ाएंगे आज के पार्ट के अंदर। बहुत ध्यान से देखना, बहुत कूल कॉन्सेप्ट है आज का। चलो अपने यूजुअल अंदाज के अंदर दोनों सेंटेंसेस को आप करने वाले हो ब्रेक। द क्राइंग बेबी वांटेड सम मिल्क एंड द क्राइंग बेबी वांटेड सम बॉइल्ड मिल्क। आप फटाफट से दोनों सेंटेंसेस को दिमाग में ब्रेक करें, पेन पे ब्रेक करें, नोटबुक पे ब्रेक करें, फिर मैं ब्रेक करता हूं ताकि अपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखें। चलिए सभी से गुजारिश करूंगा ब्रेक जरूर करना है ना। द क्राइंग बेबी वांटेड सम मिल्क। सबसे पहले ढूंढेंगे वर्ब को। वांट, वांटेड, वांटेड, जिसकी 3 फॉर्म्स हों, एक काम को दिखाए, उसको वर्ब कहते हैं। वर्ब है हमारी एक्टिव में, इससे पहले बी फैमिली की वर्ब नहीं आ रही, तो मतलब जो काम करेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा, जो चाहेगा दूध को वही हमारा सब्जेक्ट होगा। अब कौन चाहता था? बेबी चाहता था, तो बेबी हो गया हमारा सब्जेक्ट, है ना। अच्छा बेबी क्या चाहता था? व्हाट का रिप्लाई जो दे दे वो हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। बेबी चाहता था थोड़ा सा मिल्क, मिल्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई कितना मिल्क चाहता था? थोड़ा सा मिल्क चाहता था। ये सम बता रहा है इसकी क्वालिटी को, इसकी क्वांटिटी को, तो हो गया हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, है ना। इतना तो हमने सीख ही लिया। अब ध्यान से देखो आप इसमें, द क्राइंग बेबी वांटेड सम मिल्क में क्राइंग क्या काम कर रहा है? ये बता रहा है बेबी के बारे में। वर्ब के आईएनजी फॉर्म किसी नाउन के पास में आकर के उस नाउन की विशेषता को बताए, उस नाउन की क्वालिटी को बताए, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं? एक तो ये प्रेजेंट टेंस के अंदर है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। दूसरा ये एक पार्टिसिपल है क्योंकि वर्ब का काम नहीं कर रही, एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो इसका नाम ऐसे बनाया हमने। ये एक ऐसा काम कर रही है, अलग सा काम कर रही है, पार्टिसिपल है और प्रेजेंट टेंस की है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब दूसरे सेंटेंस को देखेंगे इसी नज़र से। द क्राइंग बेबी वांटेड सम बॉइल्ड मिल्क। अगेन वांटेड हमारी वर्ब है, बेबी हमारा सब्जेक्ट है। भाई क्या चाहती थी? बॉइल्ड मिल्क को चाहती थी, है ना। मिल्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्राइंग यहाँ पे तो वही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, रोने वाली बच्ची, है ना, रोने वाला बच्चा। अच्छा ये मिल्क के आगे जो बॉइल्ड आ रहा है, बॉइल्ड, ये क्या काम कर रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल्क से पहले आकर के मिल्क की विशेषता को बता रही है, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। समझो मेरी बात को। ऊपर हमने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम कर रही हो। यहाँ पे हमने देखा पास्ट पार्टिसिपल जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही हो। मैं अपने एडिटोरियल सेशंस में इसको बोलता हूँ अचानक से आई हुई V3। कोई मुझसे पूछा था सर ये कौन सी किताब में लिखा होगा? भाई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, मेरी खुद की ट्रिक है। ये अचानक से आई हुई V3 होती है, इसलिए इसको एडजेक्टिव का काम करना पड़ता है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है सर ये बॉइल्ड जो है आपने पास्ट पार्टिसिपल बोल दिया, अचानक से आई V3 है, ये सेंटेंस में सब वर्ब का काम क्यों नहीं कर रही? मेन वर्ब आप इसको क्यों नहीं बना रहे हो? आपको क्यों लगा ऐसा कि ये मेन वर्ब नहीं है? वो इसलिए क्योंकि सेंटेंस में सिर्फ एक ही नाउन आ रहा है। एक नाउन सिर्फ एक ही वर्ब ले सकता है, उसको आपने दे दिया वर्ब, कौन सी? वांटेड, है ना। अगर उसको आपने वांटेड वर्ब दे दी तो ये दूसरी वर्ब का काम नहीं कर सकती। अब इसके पास एक ही चारा बचा, वो है एडजेक्टिव बनने का। तो आप समझें इस चीज को, व्हाई इट इज नॉट अ वर्ब, बिकॉज देयर इज नो अदर सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अगर यहाँ पे कंजंक्शन होती
एंड लगा होता, बट लगा होता, दो लगा होता, एज लगा होता, फिर आप एक और सब्जेक्ट ले आते, फिर उसको इसकी वर्ब बना देते तो काम चला लेते। पर ना कंजंक्शन आ रही है, ना दूसरा नाउन प्रोनाउन आ रहा है, ये हमारी वर्ब का काम नहीं कर सकती। समझ गए ना। चलो, अब आपके बहुत सारे सवाल होते हैं पार्टिसिपल्स के ऊपर, मैंने उन सबको एक साथ ले लिया इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले देख लेना प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फिर हम देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है ना, इन दोनों का भी भाग, परफेक्ट पार्टिसिपल। फिर हम देखने वाले हैं कैसे प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल में से कंफ्यूजन को दूर करें, कब सिचुएशन के हिसाब से किसको यूज करना है। फिर मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन क्या होता है ना। फिर उसके बाद आएगा डैंगलिंग पार्टिसिपल फ्रेज, एडवांस कॉन्सेप्ट है और अच्छा कॉन्सेप्ट है। लास्ट में देखने वाले हैं कब एक्टिव और पैसिव पार्टिसिपल को यूज करना है, पार्टिसिपल का पैसिव भी बनता है, ये हम लास्ट में देखेंगे कैसे एक्टिव और पैसिव में से आपको सही वाला चूज करना है। और एक कॉमन कंफ्यूजन होती है सबकी, सर जीरेंड और पार्टिसिपल में क्या फर्क होता है ना, इस पर भी कुछ एक सवाल अपने आज इस क्वेश्चन जो है इस सीरीज के अंदर करेंगे। तो इस सब चीज़ें मैंने कवर की है, परफेक्टली डिजाइन किया हुआ पूरी वीडियो को। चलो, सबसे पहला काम करने वाले हैं प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स में से हम चूज करना सीखेंगे कब किसको कहाँ पे लगाना है ना। 3 सेंटेंसेज आपके सामने, फटाफट से इनको ब्रेक करो। आपको मैं पार्टिसिपल मार्क करके दे रहा हूँ, जो भी पार्टिसिपल लगा है क्या वो सही लगा है। जैसे एक्साइटेड है यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। चेक करके बताओ क्या ये पार्टिसिपल्स मैंने सही चूज किए हैं या नहीं किए हैं। पहले आप कोशिश करें, फिर मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ में बताता हूँ। चलो, सब लोग कोशिश करेंगे। आपको पहले अंडरस्टैंडिंग के अपने गैप को देखना है ना, कहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो, फिर मुझसे सीखो। अब देखो, इसको करने का एक सीधा सा तरीका है, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल को हिंदी में सीख लो अब क्या मीनिंग होता है इनका। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब के आईएनजी फॉर्म का होता हुआ या करने वाला, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म का हो चुका हुआ। समझो इस चीज़ को, अगर आप पास्ट की बात करते हो तो कोई काम हो चुका होता है, वैसे भी अपने को पता है ना पास्ट में, तो उसी से पास्ट पार्टिसिपल बनता है, तो हो चुका हुआ होगा ना, तब होगा पास्ट पार्टिसिपल। और अगर कोई काम जारी हो तो अपने बोलते हैं भाई काम हो रहा है, वही काम प्रेजेंट पार्टिसिपल करता है कि ये काम हो रहा है, होता हुआ है, या इस काम को ये करने वाला है। अब इस तरीके से इसको याद रखने की कोशिश करें टेबल को। अब इस टेबल को अप्लाई करते हैं तीनों सेंटेंसेस के अंदर। सबसे पहले ब्रेक करूंगा, एज हमारी यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, अकेले आ रही है, बी फैमिली की वर्ब, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को मैच करवाएगी। सब्जेक्ट हो गया बुक, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगी एक्साइटेड। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक नाउन और एक एडजेक्टिव दोनों में कुछ भी हो सकता है। एक्साइटेड एक यहाँ पे एडजेक्टिव है जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वेरी एक एडवर्ब है, इंटेंसिटी बता रही है एक्साइटेड की। अब देखो ये एक्साइटेड बना किससे है, ये बना एक्साइट नाम की वर्ब से। इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है एक्साइटिंग, इसका पास्ट पार्टिसिपल होता है एक्साइटेड। इस वर्ब का मतलब होता है उत्तेजित करना, तो एक्साइटिंग का मतलब होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का उत्तेजित होता हुआ या उत्तेजित करने वाला, है ना, एक्साइट होता हुआ या एक्साइट करने वाला। और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होगा एक्साइट हो चुका होता हुआ। अब क्योंकि मैंने एक पास्ट पार्टिसिपल यहाँ लगाया है एक्साइटेड, तो इसका मीनिंग क्या निकलना चाहिए, ये किताब बहुत ही एक्साइट होती हुई है। मतलब किताब थी, बहुत अच्छी किताब थी, आपने उसको पढ़ा, आपको मज़ा भी आया पढ़ के, तो बाद में पता लग गया भाई मैं जब किताब पढ़ रहा था ना तो किताब ही एक्साइट हो गई। मतलब एक्साइट मैं नहीं हुआ, किताब को पढ़ के मैं रोमांचित नहीं हुआ, बल्कि किताब भी रोमांचित हो गई, एक्साइट होगी, उत्तेजित होगी। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे हमने पार्टिसिपल की एरर की हुई है, हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल की जगह पास्ट पार्टिसिपल को गलती से यूज़ कर रखा है। क्या करें इसमें, अब फटाफट से इसका बना दो एक्साइटिंग। ये किताब बहुत एक्साइटिंग है, ये किताब बहुत उत्तेजित करने वाली है, ये किताब बड़ी ही रोचक है, एक्साइटिंग। समझ गए ना। चलो अगले सेंटेंस में देखते हैं। दैट डे पूजा सीम्ड रियली डिसअपॉइंटिंग। सीम्ड हमारी वर्ब होगी, वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, पूजा, है ना। अच्छा, डिसअपॉइंटिंग हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। रियली एक एडवर्ब होती है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, बताती है कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हमें पूजा दिखी। अब देखो डिसअपॉइंट जो है, डिसअपॉइंटिंग, ये डिसअपॉइंट नाम की वर्ब से बना है, इसका मतलब होता है निराश करना, है ना। डिसअपॉइंटिंग का मतलब होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का निराश होती हुई या निराश करने वाली, और डिसअपॉइंटेड का होगा मतलब निराश हो चुकी हुई, है ना। अब मुझे बताओ, क्या पूजा निराश होती हुई थी या निराश करने वाली थी या निराश हो रही थी? समझो इस चीज़ को, क्या पूजा उस दिन निराश हो रही थी या निराश हो चुकी हुई हमें दिखाई दे रही थी, या वो निराश करने वाली थी? देखो पूजा निराश तुम्हें तब करेगी जब तुम्हें किसी काम के लिए मना करेगी, तुमसे बात नहीं करेगी। ऐसा तो कोई काम यहाँ पे हो नहीं रहा। जनरली अपने ऐसा बोलते हैं यार उस दिन बड़ी उदास लग रही थी, उस दिन बड़ी उखड़ी उखड़ी लग रही थी, उस दिन बड़ी निराश लग रही थी।
उस दिन बड़ी एक्साइटेड लग रही थी, उस दिन बड़ी हैप्पी लग रही थी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग नहीं थी, वो डिसअपॉइंट करने वाली नहीं थी, और ना वो डिसअपॉइंटिंग हो रही थी किसी काम पे। एक्चुअल में वो डिसअपॉइंटेड थी, वो थोड़ी सी निराश थी, और थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा निराश थी। समझ गए ना? प्रेजेंट पार्टिसिपल को मैंने गलत तरीके से यूज किया हुआ है, यहाँ पे आना चाहिए था डिसअपॉइंटेड पास्ट पार्टिसिपल। मुझे ये कहना है कि उस दिन पूजा बहुत निराश थी। एक और सेंटेंस देखो और अच्छे से क्लियर होगा। लास्ट वाला देखना है ना, बहुत अच्छा सेंटेंस है। द वरी ट्रेंड ऑफ मेकिंग टिकटॉक्स इज डेंजरस। टिकटॉक का मतलब है टिकटॉक वीडियोज आप बनाते हो ना, जो टिकटॉक्स बोलते हैं ना उसको। अगर वरी ट्रेंड जो है ना टिकटॉक्स बनाने का, बहुत ही डेंजरस है। इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा भाई डेंजरस क्या है? ये ट्रेंड डेंजरस है। डेंजरस हो गया हमारा सब्जेक्ट, डेंजरस हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ट्रेंड हो गया सब्जेक्ट, दोनों को मिला रही है ये इज नाम की लिंकिंग वर्ब। अब मेरे को एक चीज़ बताना, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगी तो बन जाएगी जीरंट। जीरंट ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया टिकटॉक नाम का एक नाउन, है ना। ध्यान देना, जीरंट को जो आपने मेरे साथ सीखा है, वर्ब का ऑब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म हमेशा जीरंट कहलाती है, इसलिए मैंने इसको जीरंट लिखा है। अब ध्यान से देखो सेंटेंस को। ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड टिकटॉक बनाने वाला, वो बड़ा डेंजरस है ना। लड़के लड़कियां पागल हो गए टिकटॉक बनाते हुए, है ना। अब ये बताओ मुझे, वरी मतलब किसी को परेशान करना। वरी से वरिंग और वरीड दो एडजेक्टिव बनेंगे, है ना। वरिंग का मतलब होगा वरी होता हुआ या वरी करने वाला, परेशान होता हुआ या परेशान करने वाला। और वरीड का मतलब होगा परेशान हो चुका हुआ। वरीड मैन, वरीड वुमन, वरीड गर्ल, वरीड बॉय, वरीड पेरेंट, है ना। अब ये बताओ, क्या ये ट्रेंड परेशान हो चुका है या ये परेशान करने वाला ट्रेंड है? सोच के बताना मुझे। टिकटॉक बनाने का ट्रेंड जो है, जो रुझान है, ये खुद परेशान है या इसने लोगों को परेशान कर रखा है? ये खुद डेंजरस है या इसने लोगों को डेंजरस कर रखा है? समझो इस चीज़ को। ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड वो वरिंग है। ये ट्रेंड ऐसा है जो परेशानी को पैदा कर रहा है, परेशान करने वाला है। ये खुद परेशान नहीं है ना। इस ट्रेंड को किसी ने परेशानी नहीं दी, इस ट्रेंड ने सबको वरी दी है। समझ गए ना? तो हमने गलती से यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल को यूज किया हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की जगह हमने यहाँ पे यूज करना था द वरिंग ट्रेंड ऑफ मेकिंग टिकटॉक्स इज डेंजरस, है ना। ये ट्रेंड जो है बहुत ही डेंजरस है। वैसे भी सच बात है, ये सबको पागल कर रखा था इसे टिकटॉक बनाने ने ना। उल्टी सीधी वीडियो बना करके सब सुपरस्टार समझते हैं अपने आप को, टिकटॉक पे लगा देते हैं। आगे बढ़े फटाफट से, समझ गए होंगे आई थिंक। अब फटाफट से अगर आप इसको समझ गए हो ना, इस एक्सरसाइज को करोगे सबके सब लोग। 5 क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ। देखो, एक ही वर्ब का प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल एक ही सेंटेंस में आपको यूज करना है। जैसे यहाँ बोर नाम की वर्ब है, टायर नाम की वर्ब है, इंस्पायर नाम की वर्ब है। सबके सब ट्राई करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आंसर्स दिखा रहा हूँ, पहले इन आंसर्स को सही करो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझाऊंगा आपको मैं कैसे आपको करना है। चलो, आप पॉज कर लेना आराम से, पॉज करके देखना इसको, है ना। आंसर्स को जरूर खुद से करना। अब मैं आपको आंसर्स दिखा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना। चलो, द फिल्म वॉज सो बोरिंग। देखो, बोर्ड नहीं होगी फिल्म। अगर फिल्म बोर होगी तो फिल्म खुद ही बोर हो जाएगी, ऐसी तो भी फिल्म हो नहीं सकती। फिल्म तो तुम्हें बोर करने वाली होगी, तो मैं लिखूंगा द फिल्म वॉज सो बोरिंग। फिल्म इतनी बोर करने वाली थी, बोरिंग, दैट वो इतनी की एवरीवन वॉज बोर्ड, हर एक बोर हो चुका गया था, है ना। हर इंसान जो फिल्म को देख रहा था वो बोर टू डेथ हो गया था ड्यूरिंग द इंटरवल, बाय द इंटरवल। समझ गए? तो यहाँ पे बोरिंग लगा के हमने बताया फिल्म बोर करने वाली थी, और बोर लगा के हमने बताया हर इंसान खुद बोर हो गया था फिल्म को देख के। आफ्टर अ टायरिंग जर्नी एवरीवन वॉज टायर्ड। एक टायर करने वाली, एक थका देने वाली जर्नी के बाद में हर आदमी थक चुका था। समझ गए ना? यहाँ पे टायरिंग क्यों लगाया? जर्नी थकाने वाली थी, काम करने वाली थी, इसके लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करते हैं, इसलिए टायरिंग जर्नी। हर इंस्पायरिंग स्टोरी मेड मी इंस्पायर्ड। उसकी इंस्पायर करने वाली स्टोरी ने मुझे इंस्पायर कर दिया। समझ गए ना? इंस्पायर्ड स्टोरी नहीं थी, खुद इंस्पायर्ड नहीं थी वो स्टोरी हमें इंस्पायर करती थी। तो हर इंस्पायरिंग स्टोरी मेड मी इंस्पायर्ड। यहाँ तक ठीक है ना? सिंपल समझ रहे हो ना? अब अगला देखो, एवरीवन वॉज शॉक्ड एट द शॉकिंग न्यूज ऑफ हर एक्सीडेंट। हर आदमी शॉक था, सबको झटका लग गया था। शॉक मतलब झटका लगना। हर आदमी झटका लग गया था, हर आदमी को शॉक था झटका देने वाली, झटका शॉक करने वाली न्यूज पे उसके एक्सीडेंट की। समझ गए ना? तो शॉक क्यों लगाया हमने पास्ट पार्टिसिपल? क्योंकि हम शॉक हो चुके थे। और शॉकिंग क्यों लगाया? क्योंकि न्यूज जो थी वो शॉक करने वाली थी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लास्ट देखना, लास्ट वाले सवाल का आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। द बीजेपी लेट गवर्नमेंट एडवर्टाइज इट्स मैनिफेस्टो ऑन द फ्रंट पेज ऑफ लीडिंग न्यूज़पेपर। अब ये बीजेपी लीडिंग गवर्नमेंट क्यों नहीं थी? बीजेपी को लीड करने वाली गवर्नमेंट थोड़े ना थी, ये तो वो सरकार थी जो लीड होती थी बीजेपी से। समझ रहे हो ना?
पास्ट पार्टिसिपल मतलब हो चुका हुआ। वो गवर्नमेंट जो बीजेपी से लीड हो चुकी थी, वो गवर्नमेंट जो अगुवाई में थी बीजेपी के, है ना, जिसकी अगुवाई बीजेपी कर रहा था, उसने एडवर्टाइज किया अपने चुनाव घोषणा पत्र को उस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे जो था लीड करने वाला। अब यहाँ पे लेड न्यूज़पेपर नहीं है, अगुवाई में न्यूज़पेपर नहीं है, लीड करने वाला न्यूज़पेपर है, इसलिए लीडिंग न्यूज़पेपर। आई थिंक इससे अगर इतना आपने इतना सीख लिया ना तो प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल में जिंदगी में गलती नहीं करोगे। सिर्फ इतनी सी चीज़ को याद रख लें, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब करने वाला या होता हुआ, पास्ट पार्टिसिपल मतलब हो चुका हुआ। बढ़े आगे फटाफट से, चलो अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आ रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन क्या होता है। अगले 2 मिनट अगर आपने ध्यान दे लिया ना तो ये कॉन्सेप्ट आपको कभी परेशान नहीं करेगा, है ना, ध्यान से देखना। क्राइंग फॉर मिल्क, द बेबी सर्च फॉर हर मॉम। मिल्क के लिए रोते हुए बेबी ने सर्च किया अपनी माँ के लिए। बेबी ने अपनी माँ को ढूंढना शुरू कर दिया, सर्च फॉर हर मॉम। इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, सर्च सर्च सर्च, जिसके 3 पार्ट हो, वर्ब कहलाती है। बेबी हमारा सब्जेक्ट है, फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए था, मॉम नाम का ऑब्जेक्ट इसको मिल गया। ये एक्चुअल में प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सर्च का मत मानना है ना, यहाँ से इसको काट के सर्च पे मान लेना, फॉर का मान लेना, है ना। द क्राइंग फॉर मिल्क, द बेबी सर्च फॉर हर मॉम। अब ध्यान से देखना इसमें, ये क्राइंग फॉर मिल्क है ना, क्राइंग फॉर मिल्क, ये क्राइंग फॉर मिल्क, ये काम कर रहा है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन का। कैसे पता लगा मुझे? वर्ब के आईएनजी फॉर्म, वर्ब के आईएनजी फॉर्म एक ऐसा काम दिखा रही है कि 2 काम हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। बेबी ने एक तो माँ को ढूंढा, और कैसे ढूंढा भाई? रोते हुए, समझ गए ना, रो भी रही थी और माँ को भी ढूंढ रही थी, दोनों कामों को एक साथ कर रही थी। इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, और इसको बोलेंगे हम मेन वर्ब। ध्यान से देखना, ये क्राइंग फॉर मिल्क कहलाएगा साइमल्टेनियस एक्शन। क्या कहलाएगा? साइमल्टेनियस एक्शन। ये क्राइंग यहां भी आ सकता था, तो मैं ऐसा भी लिख सकता था, सर्चिंग फॉर हर मॉम, द बेबी वॉज क्राइंग फॉर मिल्क। अब ऐसा भी लिख सकते थे, सर्चिंग को भी साइमल्टेनियस एक्शन की जगह रख सकते थे, वर्ब के आईएनजी फॉर्म बना के। आपकी इच्छा है, आपको जिस पे जोर देना है उसको आप वर्ब के आईएनजी फॉर्म में डाल के साइमल्टेनियस बना दो। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है, वो ये है कि क्राइंग जो है ना, क्राइंग फॉर मिल्क, ये वर्ब अगर शुरू में आ रहा हो, साइमल्टेनियस एक्शन वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना, ये पार्टिसिपल फ्रेज सेंटेंस के शुरू में आ रहा हो, तो इसके बाद में कोमा लगाते हैं अपने, देख रहे हो कोमा लाल कलर में, एक कोमा लगाते हैं, और जो क्राई कर रहा होगा ना वो कौन होगा? सेंटेंस का डिफॉल्ट सब्जेक्ट ही इस क्राई वर्ब का जो है ना सब्जेक्ट का डूअर होगा। समझ में बात को? अगर आप मुझसे पूछो भाई कौन रो रहा था, ये क्राई के आगे तो आपने लिखा नहीं कौन रो रहा था, तो आपको समझ जाना है अगर इससे सेंटेंस शुरू हुआ है तो बेबी जो है ना, बेबी जो कि हमारा सब्जेक्ट है वही क्राई कर रहा था। तो बाय डिफॉल्ट इस क्राइंग का सब्जेक्ट कौन है? बेबी। समझ गए इतनी चीज को? अगला सेंटेंस देखो, मैंने इसमें क्या किया है, क्राइंग फॉर मिल्क है ना, क्राइंग फॉर मिल्क, इसको मैं बाद में ले आया हूँ, देखो यहाँ पे ले आया हूँ, क्राइंग फॉर मिल्क। अब ये सेंटेंस कैसा बनेगा? सर्च आपकी मेन वर्ब, बेबी आपका सब्जेक्ट, फॉर प्रेपोजिशन, मॉम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, फॉर प्रेपोजिशन, मिल्क प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब बन गया ये क्राइंग पार्टिसिपल फ्रेज, बाद में आने वाला, बाद में आने वाला। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये मॉम के बाजू में आ रहा है, एक्चुअल में ये क्राइंग फॉर मिल्क है ना, क्राइंग फॉर मिल्क। अब बेबी के लिए नहीं आ रहा, अब इसका डिफॉल्ट सब्जेक्ट है मॉम। क्यों डिफॉल्ट सब्जेक्ट है इसका मॉम? क्योंकि इससे पहले अपनों ने मॉम को रख दिया। द बेबी सर्च फॉर हर मॉम क्राइंग फॉर मिल्क। बेबी ने अपनी माँ को ढूंढा, वो माँ जो अपने मिल्क को ढूंढ रही थी, समझ गए ना, जो माँ मिल्क के लिए रो रही थी। तो एक्चुअली उल्टी बात हो गई यहाँ पे, माता जी तो मिल्क के लिए रो रही थी और बेबी जो है माँ को ढूंढ रही थी। समझ गए ना? इस क्राइंग फॉर मिल्क को मॉम के बाद रख के हमने गलती कर दी, हमने मॉम को जो है ना इस क्राइंग फॉर मिल्क से जोड़ दिया। अच्छा सर, इसको सही करना हो तो क्या करना है? आपको अगर बेबी को क्राई करवाना है, मॉम को नहीं करवाना, तो हमें क्या करना है? तो एक तरीका तो ये है, ये क्राइंग फॉर मिल्क को आप शुरू में ले आओ, है ना, आप शुरू में ला करके कॉमा लगा दो, मैं समझ जाऊंगा जो सब्जेक्ट है वही क्राई कर रहा है ना, बेबी क्राई कर रहा है। दूसरा तरीका सर, आप मॉम के बाद में एक कॉमा प्लेस कर दो, इससे भी मैं समझ जाऊंगा क्राइंग फॉर मिल्क का सब्जेक्ट मॉम नहीं है, इसका सब्जेक्ट है सेंटेंस का सब्जेक्ट। समझ गए ना? तो अब दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हो, चाहे तो आप क्राइंग से पहले कॉमा प्लेस कर दो, मॉम इसका सब्जेक्ट नहीं रहेगी, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा सेंटेंस का एक्चुअल सब्जेक्ट, है ना, जो कि बेबी है। या चाहे आप इस क्राइंग को उठा करके सेंटेंस के शुरू में ले आओ और कॉमा प्लेस कर दो इसके बाद, उसमें भी उस केस में बेबी इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। डिफॉल्ट सब्जेक्ट कौन होता है किसी भी पार्टिसिपल का? सेंटेंस का डिफॉल्ट सब्जेक्ट ही उसका पार्टिसिपल का सब्जेक्ट होता है। अगर आप कॉमा प्लेस कर दो, अगर कॉमा प्लेस ना करो तो आपके जिसके पास में होगा वो उसका सब्जेक्ट बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं एक कदम और आगे बढ़ा रहा हूँ।
इतना अच्छे से रिपीट कर लेना डिफॉल्ट सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट। अब आप आगे जो देखोगे ना थोड़ा एडवांस लेवल का है ना, इसी से आगे हम बढ़ने वाले हैं। देखो ड्राइविंग ड्यूरिंग द नाइट। अब जिन लोगों का सवाल होता है ना, सर आपने मुझे पार्टिसिपल सिखा दिया, आपने मुझे जीरेंट सिखा दिया, मैं फ़र्क नहीं कर पा रहा हूँ दोनों के अंदर। अब दोनों सेंटेंस देख कर क्या फ़र्क कर पाओगे। ड्राइविंग ड्यूरिंग द नाइट अ वाइल्ड डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हिज कार। रात को ड्राइव करते हुए एक जंगली कुत्ता उसकी कार के सामने आ गया। दूसरा सेंटेंस देखो, द वाइल्ड डॉग अटैक्ड हिम आफ्टर सिपिंग कॉफ़ी। कॉफ़ी पीने के बाद वाइल्ड कुत्ते ने उसको अटैक कर दिया। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, दोनों सेंटेंसेस को ब्रेक करना है ना, दोनों सेंटेंसेस को ब्रेक करना है। इसको देख के तो मुझे पता लग गया ये पार्टिसिपल फ्रेज है ना। इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ बाकी वाले को। कम केम कम वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं, वर्ब कहलाएगी। डॉग हमारा सब्जेक्ट है। इन फ्रंट ऑफ एक प्रपोजिशन फ्रेज होता है, इन फ्रंट ऑफ इसका मतलब होता है सामने, इसका ऑब्जेक्ट है कार नाम का ये वाला हमारा नाउन, ठीक है ना। दूसरे वाले को देख लो, अटैक अटैक्ड अटैक्ड जिसकी 3 फॉर्म वर्ब होती है, अटैक वर्ब होगी। वाइल्ड डॉग हो गया हमारा सब्जेक्ट। अच्छा भाई किसको अटैक किया, हिम, जो होम या वट का रिप्लाई दे वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाता है। आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम करती है एक जीरेंट का, जीरेंट का ऑब्जेक्ट है कॉफी नाम का एक नाउन। आप इतना मेरे साथ ऑलरेडी कर चुके हो, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो पिछले पार्ट्स आपने नहीं देखे, ध्यान से देख लेना है ना। हमने इतनी पार्सिंग हिस्ट्री कर दी। अब देखो ध्यान से, दोनों सेंटेंस में एक एरर है, वो एरर मैं बाद में बताऊंगा। पहले देख लो ये सेंटेंस पार्टिसिपल क्यों है और ये सेंटेंस जीरेंट क्यों है। क्योंकि ये सेंटेंस में वर्ब की एनजी फॉर्म एक प्रेपोजिशन के बाद आ रही है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रही है। यहाँ पे जो सिपिंग देख रहे हो ना, सिपिंग ये एक पार्टिसिपल नहीं है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा क्या होता है, जीरेंट होता है। अच्छा यहाँ पे सर ड्राइविंग, ड्राइविंग से पहले कोई वर्ब नहीं आ रही, ड्राइविंग से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आ रही, ड्राइविंग इस सेंटेंस का खुद का सब्जेक्ट भी नहीं है, सब्जेक्ट है वाइल्ड डॉग, तो ड्राइविंग कहलाएगा एक पार्टिसिपल। समझ गए पार्टिसिपल और जीरेंट में फर्क। जीरेंट वो वर्ब की एनजी फॉर्म होती है जो कि ऑब्जेक्ट बनने का काम करे प्रेपोजिशन का, या सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने का काम करे, या वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम करे। पार्टिसिपल वो होता है जो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ना बने, बस सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के सब्जेक्ट से जो है ना उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करे। समझ गए ना। अब ध्यान से देखो दोनों में गलती क्या है। आपको पता है अगर जीरेंट और पार्टिसिपल का सब्जेक्ट ना दिया हो तो सेंटेंस का सब्जेक्ट ही उसका जो है ना सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे ड्राइविंग का सब्जेक्ट कौन है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट वाइल्ड डॉग। अच्छा भाई ये बताओ, वाइल्ड डॉग रात को ड्राइव कर रहा था क्या? ड्राइव कौन कर रहा था? वो ड्राइव कर रहा था अपनी कार को और उसके सामने कुत्ता आ गया, हम ये कहना चाह रहे हैं ना। पर सेंटेंस क्या बन गया, वाइल्ड डॉग, वाइल्ड डॉग उसके सामने आ गया ड्राइव करते हुए रात के वक्त। मतलब एक वाइल्ड डॉग था, अपनी साइकिल पे जा रहा था, ड्राइव कर रहा था, तो मतलब किसी कार वार में जा रहा था, 4 व्हीलर में, है ना। और क्या हुआ, अचानक से उसकी कार के सामने आ गया, तो वाइल्ड डॉग की कार और उसकी कार में जो है आपस में एक्सीडेंट हो गया। ऐसा तो नहीं हो रहा, मतलब गलती हो गई अपने पास। यहाँ पे गलती ये हो गई, हमने बना दिया एक डैंगलिंग पार्टिसिपल। इसी को बोलते हैं डैंगल करता हुआ पार्टिसिपल, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट आप बाय डिफॉल्ट बना रहे हो वो इसका सब्जेक्ट नहीं है, इसका सब्जेक्ट कहीं बीच में आपने छोड़ दिया है। अब देखो ये डैंगलिंग पार्टिसिपल है, और वैसे ही यहाँ पे देखो सिप किया कॉफी को, सब्जेक्ट बन गया डॉग। क्या डॉग ने कॉफी को सिप किया? नहीं सर, कॉफी को तो उसने सिप किया था। इसको बोलते हैं डैंगलिंग जीरेंट। समझ गए ना। तो ये क्या है आपका डैंगलिंग जीरेंट, ये है डैंगलिंग पार्टिसिपल। दोनों में फर्क समझना, दोनों में एरर है, दोनों में सेम टाइप ऑफ एरर है, दोनों में दिक्कत है, इनके सब्जेक्ट गायब हैं। पर ये एक जीरेंट की एरर है और एक पार्टिसिपल की एरर है। अगर आप इतना समझ गए ना, उसके बाद खूबसूरत सा रूल है, अब वो आपको समझ में आएगा। आपको जब जब डैंगलिंग पार्टिसिपल या डैंगलिंग जीरेंट मिले, आप उनको एक सब्जेक्ट दोगे। जीरेंट के केस के अंदर वो सब्जेक्ट होता है पजेसिव केस के अंदर, और पार्टिसिपल की केस में वो सब्जेक्ट होता है किसमें, सब्जेक्टिव केस के अंदर। ये पूरी मैंने रामायण जो की है ना आपके साथ, ये इसलिए की है मैंने क्योंकि आपका सवाल ये होता है सर यहाँ पे हिज आया तो यहाँ पे हिज क्यों नहीं आया, है ना। हिज ड्राइविंग ड्यूरिंग द नाइट क्यों नहीं आया, ऐसे कैसे ही आ गया, कौन सा रूल लग गया सर यहाँ पे, समझना। ये आपने पहचान लिया ना कि पार्टिसिपल फ्रेज है, तो आपको मालूम चल जाएगा पार्टिसिपल फ्रेज का सब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा, और जीरेंट केस का जो सब्जेक्ट होगा वो पजेसिव केस में होगा। यहाँ पे तुम्हारा सब्जेक्ट चाहिए था, जीरेंट लगा हुआ था, तो मैंने हिज लगा दिया। भाई उसने कॉफी पी, उसके बाद डॉग ने अटैक किया, है ना, ट्रू सब्जेक्ट मिल गया जीरेंट को। यहाँ पे पार्टिसिपल को सब्जेक्ट चाहिए था, मैंने सब्जेक्टिव केस में ही लगाया क्योंकि इस पार्टिसिपल को एक सब्जेक्ट चाहिए था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। पार्टिसिपल और जीरेंट का सब्जेक्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस में पार्टिसिपल है या जीरेंट है,
उसके हिसाब से सही केस में उसको आपको देना पड़ेगा। एग्जाम में जनरली आपको जीरेंड का सब्जेक्ट जो है ना, जीरेंड का सब्जेक्ट है वो आपको सब्जेक्टिव केस में दे करके दे देगा, और पार्टिसिपल का सब्जेक्ट जो है ना वो आपको पॉजिटिव केस में डाल करके देगा। अब देखो इसको कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप अपने आगे बढ़ रहे हैं। आपने जीरेंड का जो सब्जेक्ट बनाया ना, डैंगलिंग जीरेंड का, वो तो बिल्कुल ठीक है, पर जो पार्टिसिपल का सब्जेक्ट बनाया ना, इसको बहुत रेयर केसेस में बनाया जाता है। इट इज़ एक्सट्रीमली फॉर्मल, और ये इंग्लिश की एक एक्सेप्शनल फॉर्म है एब्सोल्यूट पार्टिसिपल फ्रेज, है ना। ये एक ऐसा पार्टिसिपल फ्रेज है जो एब्सोल्यूट है, जिसको सेंटेंस के सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है ना। इसने अपना खुद का एक सब्जेक्ट लिया हुआ है। हाईली फॉर्मल होता है, आप जनरली बड़े बड़े न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में देखोगे इसको, हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए, पर ज़्यादातर इसकी कोशिश ऐसी होगी, ये बहुत अच्छी राइटिंग के अंदर आता है। तो सर करें क्या? अब इसका एक दूसरा इलाज है इसको सही करने का, है ना। वो इलाज क्या है, उसको आप ऐसे लिखेंगे वाइल ही वॉज ड्राइविंग ड्यूरिंग नाइट अ वाइल्ड डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हिज कार। आप पार्टिसिपल को सबको भूल जाएंगे और सीधे सीधे दो सेंटेंस बनाएंगे कॉमा से उनको ऐड करके। आप इसको कभी भी एब्सोल्यूट पार्टिसिपल फ्रेज में तब तक नहीं डालेंगे जब तक, देखो डालना गलत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कब डालना है, पर इन जनरल आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, पार्टिसिपल को कभी भी सब्जेक्ट नहीं दूंगा, बल्कि मैं सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन को चेंज करूंगा। अगर आप नॉर्मल राइटिंग कर रहे हो या आप नॉर्मली एग्जाम जो है सॉल्व कर रहे हो एग्जाम पेपर को, समझ गए ना। अब सर ये अगर करना ही नहीं है तो आपने सिखाया क्यों? अब बताता हूँ मैं क्यों सिखाया। कुछ फ्रेजेज इंग्लिश में सेट है अपने पास जिसमें एब्सोल्यूट पार्टिसिपल फ्रेज हमेशा आता है, ध्यान से देखना। वेदर परमिटिंग वी शैल मीट इन द इवनिंग। परमिटिंग यहाँ पे पार्टिसिपल है, वेदर इसका जो है सब्जेक्ट है ना। अगर वेदर ने परमिट किया, अगर वेदर परमिट करता रहा तो साइमल्टेनियसली हम शाम में मिलेंगे, समझ गया मेरे बात को। तो वेदर का एक हमने सब्जेक्ट दे रखा पार्टिसिपल को, जो कि वी नहीं है बाय डिफॉल्ट बल्कि वेदर है, ये होता है एब्सोल्यूट पार्टिसिपल फ्रेज। गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन, अगर भगवान ने चाहा तो हम फिर से मिलेंगे। इट बीइंग अ संडे ही हैड अ डे ऑफ, एक संडे होने की वजह से उसकी उस दिन छुट्टी थी। अगर यहाँ पे इट ना लगाऊं मैं, बीइंग अ संडे लिख दूं, तो ही के सामने हमने बी लगा दिया। भाई वही संडे था और उसकी छुट्टी थी, संडे वो थोड़े ना था, संडे तो उस दिन था। अगर उस दिन संडे था तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, इट लगा के बताऊंगा डमी सब्जेक्ट को। इट बीइंग अ संडे ही हैड अ डे ऑफ। ही बीइंग अ मूवी एक्टर ऑल ऑफ अस टुक अ सेल्फी विद हिम, उसके मूवी एक्टर होने के साथ ही हम सब ने उसके साथ सेल्फी ली। अब देखो हम सब जो है मूवी एक्टर नहीं है, बाय डिफॉल्ट हम सब्जेक्ट नहीं है इस बीइंग का, इसका सब्जेक्ट है ही। तो एब्सोल्यूट पार्टिसिपल फ्रेज यूज होते हैं पर बहुत कम जगह यूज होंगे, ज़्यादा उनको आप यूज नहीं करना है, सीख लेना है कैसे इनको यूज किया जाता है ना। अब लास्ट वाले सेंटेंस को मैंने जीरेंड के अंदर बदल के दिखाया। आफ्टर गेटिंग द न्यूज ऑफ हिज बीइंग अ मूवी एक्टर ऑल ऑफ अस टुक अ सेल्फी विद हिम। बात वही कह रहा हूं, पर यहाँ पे देखो क्या लगाया मैंने, हिज, और यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ मैं, ही। ध्यान देना, बस वही बात फिर से एम्फसाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये बीइंग जीरेंड है, इस ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसके आगे पजेसिव में आ रहा है हिज। यहाँ पे ये बीइंग एक पार्टिसिपल है, इस ऑल को नहीं, एक्चुअल में अपना खुद का सब्जेक्ट लेने की कोशिश करेगा ये, इस ही को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है, इसकी वजह से है ये एक पार्टिसिपल फ्रेज, है ना। किसी प्रेपोजिशन के आगे नहीं आ रहा, किसी वर्ब के आगे नहीं आ रहा, सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन रहा, तो पार्टिसिपल फ्रेज है। ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये एक जीरेंड फ्रेज है। यहाँ पे ही जाएगा, यहाँ पे ही आएगा। जो समझने वाले हैं वो इतने में समझ जाएंगे, जो नहीं समझे हैं एक बार रिपीट कर लेना। अगर आप आज नहीं समझे ना तो आप सोचना खुद से पढ़ोगे तो आपको कब समझ में आएगा। बिल्कुल सिंपल आपको देसी भाषा में बता रहा हूँ मैं, पार्टिसिपल और जीरेंड में कैसे आपको भेद करना है ना। चलो आगे बढ़े फटाफट से। अब आ जाओ, लास्ट अपना कॉन्सेप्ट है पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। कंफ्यूजिंग है, नो डाउट अबाउट इट, पर इसको अपना ना एक नई दिशा से दिखाने की कोशिश करता हूँ, नई डायरेक्शन से आपको, है ना। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज भी बनाती है ना। वरीड बाय द न्यूज शी कॉल्ड हर होम, ब्लाइंडेड बाय द सन द ड्राइवर कुड नॉट सी द अदर व्हीकल, डिससेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट आई रिक्वेस्ट द कंपनी फॉर अ रिप्लेसमेंट। इसको रिक्वेस्टेड कर देना ना, रिक्वेस्टेड यहाँ पे ज़्यादा जो है बेटर रहेगा यहाँ पे। अब देखो पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब क्या है। ये पास्ट पार्टिसिपल जो है ना, पार्टिसिपल फ्रेज जो बनाता है, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। इसका मतलब क्या है, शी वॉज वरीड बाय द न्यूज, वो न्यूज से बहुत परेशान थी और उसने अपने घर पे फोन किया। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ड्राइवर ब्लाइंड हो गया था सन से, ड्राइवर के आंख में जो है रोशनी पड़ गई थी सूरज की, इसलिए वो दूसरे व्हीकल को नहीं देख पाया। अच्छा, तीसरे में क्या बता रहा है, मैं डिससेटिस्फाइड था प्रोडक्ट से, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट कर दिया कंपनी को एक रिप्लेसमेंट के लिए। समझ गए ना। तो क्या करता है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज,
किसी स्टेट को बताता है, शोज अ स्टेट, एक अवस्था को बताता है। समझ गए मेरी बात को? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज सेंटेंस के डिफॉल्ट सब्जेक्ट की अवस्था को बताता है। यहाँ पे शी थी वरिड, यहाँ पे ड्राइवर था ब्लाइंडेड, और यहाँ पे आई था डिससेटिस्फाइड। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या करता है? देखो, हैविंग प्लस में V3, हैविंग ईटन द डिनर आई वेंट फॉर ए वॉक, मैं एक वॉक पे गया, आई वेंट फॉर ए वॉक, मैं एक वॉक पे गया डिनर को खाने के बाद। देखो, डिनर खाया मैंने, अपनी प्लेट्स को रखा, उनको धोया, उसके बाद में वॉक पे निकला। समझ गए? दो एक्शंस के बीच में टाइम कंज्यूम होगा, तब यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल को। हैविंग फिनिश द नॉवल शी वांटेड टू स्लीप, नॉवल को फिनिश करने के बाद, उसको फिनिश करके बंद करके अपने टेबल पे रख देने के बाद उसकी इच्छा हुई मैं सो जाऊं। समझ गए मेरी बात को? एक काम के होने के बाद कुछ टाइम के बाद दूसरा काम हो, तब हम यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल को। हैविंग फेल्ड द एग्जाम सुनैना वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, एग्जाम में फेल हो जाने के बाद, एग्जाम का रिजल्ट देख लेने के बाद, फेल हो जाने के बाद सुनैना बहुत डिसअपॉइंटेड थी। समझ गए? तो पास्ट पार्टिसिपल क्या कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल एक्शन 1, उसके बीच में टाइम लैप्स, और एक्शन 2। इसका सिंटेक्स क्या होगा? हैविंग प्लस में V3 प्लस में जो भी उसका ऑब्जेक्ट है ना, क्या खाया भाई? डिनर को। क्या फिनिश किया भाई? एग्जाम को। किस में फेल हुए भाई? एग्जाम में, है ना। फिनिश किया नॉवल को, फेल हुए एग्जाम को। अब देखो, इसको प्रैक्टिकली अपने प्रैक्टिकल व्यू से देखते हैं, इस पे एरर कहाँ बनती है। नेक्स्ट सेंटेंस में आप मेरे साथ देखेंगे। पहले ये चीज समझ लेना, पास्ट पार्टिसिपल को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदला जा सकता है ज्यादातर को। अगर आप इतना समझ गए ना, तो आपको एरर भी पता लग जाएगी। जहां पे नहीं बदल सकते वहीं पे एरर अपनी बनती है। देखो ध्यान से, वरीड बाय द न्यूज शी कॉल्ड हर होम, वो वरीड थी न्यूज से, इसलिए उसने घर पे फोन किया। अब इसको मैं बदल रहा हूँ परफेक्ट पार्टिसिपल में। परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलने का मतलब क्या होगा? इसके आगे मैं लगा दूंगा हैविंग बीन। हैविंग बीन वरीड बाय द न्यूज शी कॉल्ड फॉर होम, न्यूज से वरी हो जाने के बाद, न्यूज से परेशान हो जाने के बाद उसने घर को फोन किया। यहाँ पे हम क्या करें? परेशान होने की अवस्था में उसने घर को फोन किया। वो परेशान थी, उसने घर को फोन कर दिया। इस केस में दूसरे में क्या करें? वो परेशान हुई, फिर उसने सोचा क्या करना चाहिए, फिर उसने लास्ट में डिसाइड किया मैं घर पर फोन करती हूँ, शी कॉल्ड फॉर होम। समझ गए ना? ये बता रहा है एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो रहा है, ये बता रहा है एक स्टेट के अंदर दूसरा एक्शन हो रहा है, वरी होते हुए उसने घर पे फोन किया। अब देखो, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल से मैंने परफेक्ट पार्टिसिपल बना दिया। अब इसकी निशानी क्या होगी? आप इसके आगे हैविंग बीन लगाएंगे। पर ये परफेक्ट पार्टिसिपल है ना, एक्चुअल में पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये एक्टिव परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं है। तो कभी भी पास्ट पार्टिसिपल से परफेक्ट पार्टिसिपल आपको बनाना हो, तो आप एक्टिव में नहीं, हमेशा बनाएंगे पैसिव के अंदर। बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना, पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल। समझ गए? अब दो सेंटेंस और आपके सामने लिख रहा हूं, उसमें भी यही काम हुआ है ना। ब्लाइंडेड बाय सन, इसको लिख दिया मैंने हैविंग बीन ब्लाइंडेड बाय द सन। डिससेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, हैविंग बीन डिससेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। समझ गए मेरी बात को? अगर आपको पास्ट पार्टिसिपल से परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलना है, सेंटेंस का मीनिंग वही रखना है, उसके आगे आप हैविंग बीन लगा दें, इससे क्या बनेगा? पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। पर आप एक्टिव परफेक्ट पार्टिसिपल आप नहीं बना सकते हो अगर आप पास्ट पार्टिसिपल से परफेक्ट पार्टिसिपल बना रहे हो। अच्छा सर, एक्टिव कब बनाना है? जब एक्टिव बनेगा ना, तब उसका पास्ट पार्टिसिपल बन ही नहीं सकता। बस यही एरर आएगी इसमें। अब ध्यान से देखना, हैविंग डिस्ट्रॉयड बाय द थंडरस्टॉर्म ऑल हाउसेस आर बीइंग रीबिल्ट बाय द इन द विलेज। हैविंग डिस्ट्रॉयड बाय द थंडरस्टॉर्म ऑल हाउसेस आर बीइंग रीबिल्ट इन द विलेज। सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है? तूफान में, थंडरस्टॉर्म में डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद, डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद क्या हुआ? सारे के सारे घरों को रीबिल्ड किया जा रहा था विलेज के अंदर। सब्जेक्ट कौन है हमारा? ऑल हाउसेस। बाय डिफॉल्ट सब्जेक्ट हैविंग डिस्ट्रॉयड का कौन है? ऑल हाउसेस। सब के सब घर डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद गांव में रीबिल्ड किए जा रहे थे, फिर से उनको बनाया जा रहा था। पर हैविंग डिस्ट्रॉयड क्या बता रहा है? हैविंग डिस्ट्रॉयड बता रहा है इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। हाउसेस ने किसी को डिस्ट्रॉय नहीं किया, हाउसेस को डिस्ट्रॉय किया गया, हाउसेस को डिस्ट्रॉय किया गया। अगर ऐसा है ना, अगर हाउसेस को डिस्ट्रॉय किया गया है, तो मैं लिखूंगा डिस्ट्रॉयड बाय द थंडरस्टॉर्म ऑल हाउसेस आर बीइंग रीबिल्ड इन द विलेज। थंडरस्टॉर्म में डिस्ट्रॉय हो जाने पर सभी हाउसेस को गांव में रिबिल्ड किया जा रहा था। और मैं इसकी परफेक्ट फॉर्म भी बना सकता हूं, हैविंग बीन डिस्ट्रॉयड बाय द थंडरस्टॉर्म ऑल हाउसेज बीइंग रिबिल्ड इन द विलेज। डिस्ट्रॉय हो जाने के, काम हो जाने के बाद गांव के सब घरों को फिर से बनाया जा रहा था। समझ रहे मेरी बात को? ये सेंटेंस एसएससी का बहुत पेट सेंटेंस है,
इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन वो बना करके हर साल आपको देता है ना, खास करके मेंस में। आपसे वो यूं करवा देगा, सेंटेंस को आपको चाहिए था पैसिव में, बना करके दे देगा एक्टिव में। समझ गए? हाउस तो किसी को डिस्ट्रॉय कर नहीं रहे, हाउस ने तो तूफान को डिस्ट्रॉय किया नहीं, हाउस तो खुद तूफान में डिस्ट्रॉय हुए थे, तो वो डिस्ट्रॉय अवस्था में है, तो या तो डिस्ट्रॉय लिख दो या आप लिख दो हैविंग बीन डिस्ट्रॉयड, पास से परफेक्ट बना दो, दोनों का मतलब एक ही है। इस तरह से इन सेंटेंसेस को आप सही करेंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं, हैविंग बीन चीटेड हिज क्लाइंट्स द प्रमोटर ऑफ द कंपनी वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। अपने क्लाइंट्स को चीट करने के बाद प्रमोटर को, जो कंपनी का प्रमोटर था, उसको सेंटेंस कर दिया गया प्रिजन में, है ना, उसको जेल में डाल दिया। अब ये बता दो मुझे, प्रमोटर ने चीट किया था या प्रमोटर चीट हुआ था? जिसको जेल में डाला था उसने क्या ठगी मारी थी या उससे ठगी मारी गई थी? सर उसे ठगी मारी थी। अगर प्रमोटर ने चीट किया था ना, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, चीट हो जाने के बाद। हैविंग बीन का मतलब यही है, परफेक्ट पार्टिसिपल जो पैसिव होता है उसका मतलब यही होता है आपके ऊपर कुछ काम हुआ है ना। चीट हो जाने की अवस्था में या चीट हो जाने के बाद प्रमोटर जो है प्रिजन में चला गया, मीनिंग तो ये निकल गया। क्या करना है, मीनिंग निकालना है चीट करने के बाद। अगर प्रमोटर ने चीट किया ना मेरे भाई, अगर डिफॉल्ट सब्जेक्ट हमारा चीट कर रहा है तो पैसिव मत बनाओ, यहाँ पे आएगा हैविंग चीटेड हिज क्लाइंट्स द प्रमोटर ऑफ द कंपनी वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। अब बस देखने की चीज ये है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल को आप पास्ट पार्टिसिपल में चेंज नहीं कर सकते, समझ गए ना। पास्ट पार्टिसिपल में सिर्फ परफेक्ट पार्टिसिपल कौन सा वाला, पैसिव वाला चेंज होता है, ये वाला जो है चेंज नहीं होगा। चीट करने के बाद प्रमोटर को प्रिजन में डाल दिया गया। फटाफट से इस पूरी वीडियो को रिवाइज करें। ये वीडियो के अंदर देखो आधा घंटे की है, पौने घंटे की है, मुझे पता है कि 20 घंटे का कॉन्सेप्ट है। सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने लाइंस के अंदर ना बिल्कुल सीक्वेंस में आपके लिए पिरोया है। कोशिश करें एक सेटिंग में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप सीखें। ये था आज का आपका क्विज, है ना, पार्ट 17 का। 5 आपके क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चन के आंसर ईमानदारी के साथ अभी आप सॉल्व करेंगे। अभी आपको आना चाहिए इसको, है ना, अगर आपने पूरे फोकस के साथ देखा है। आपको बस वही काम करना है, ढूंढ लेना है पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा लग रहा है, उसका डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट सही बैठता है या नहीं बैठता, नहीं बैठता तो उसको आपको अलग से सब्जेक्ट देना पड़ेगा। दूसरा, पास्ट पार्टिसिपल की जगह पे कहीं मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल तो नहीं लगाया हुआ, कहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल की जगह मैंने पास्ट पार्टिसिपल तो नहीं लगाया हुआ, है ना। इन चीज़ों को आपको चेक करना है। और कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने एक एक्टिव सेंटेंस बना रखा हो, एक्टिव पार्टिसिपल ले रखा हो और मुझे चाहिए हो एक पैसिव, है ना। बस इसी चीज़ों को चेक करोगे, पाँचों आपके सॉल्व होंगे। फटाफट से इनके आंसर्स को कमेंट्स में डालें। वीडियो के सॉल्यूशन अगली स्लाइड में आ जाएंगे। फटाफट से एक लाइक दे देना वीडियो को। अगर आप लाइक नहीं दोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर आप लाइक दोगे ना तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। चैनल को स्टैंड करने में हेल्प मिलती है मुझे, चैनल को आगे ग्रो करवाने में। लाइक देना, एक शेयर देना। अब आपको वीडियो के इसके क्विज के आंसर्स दिखा रहा हूँ मैं, पाँचों के पाँचों। स्क्रीनशॉट लेकर के रखना, ईमानदार रहना अपने आप से, पहले खुद सॉल्व करना फिर देखना स्क्रीनशॉट को। कमेंट सेक्शन में डालोगे तो मुझे पता लग जाएगा आपकी क्या प्रोग्रेस रही इस पूरी वीडियो के दौरान। इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए। साइनिंग आउट।